तो अगर गुलाबी झाग वाला बलगम आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि फेफड़ों में पानी भर चुका जी, है। लंग्स के अंदर पानी भरना। हम्म, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो लंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स के अंदर जो सैक्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो उसके अंदर जो लेयर होती है उसके ऊपर एक सर्फेक्टेंट, एक प्रोटीन होता है जो पानी को झाग में कन्वर्ट हम्म, करता है, और उसमें एयर भी मिक्स होती है, उसकी वजह से भी झाग वाली वो फील देता है। ठीक है। और कुछ कुछ क्योंकि कंजेशन आने के कारण कुछ कुछ छोटी मोटी नसें फटने से वो उसमें जो रेडनेस ऐड हो जाती है, तो वो पिंक कलर का, पिंक फ्रॉथी या गुलाबी झाग वाला स्पूटम आता है। ऐसे बॉडी सिग्नल्स जो हम पहचान सकते हैं या आप बताना चाहेंगे कि तो हाँ ये दिख रहा है मतलब फेफड़ों में पानी भर रहा है। जी, तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि आपको सांस फूलने की दिक्कत होगी। कम पानी होगा तो चलने फिरने में सांस फूलेगा, अगर ज़्यादा भर जाएगा तो बैठे हुए होगा। एक चीज़ हम नोट करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया, मतलब सीधा लेटने में सांस की दिक्कत अचानक से बढ़ना। इसके अलावा खांसी होना, क्योंकि लंग्स में जहाँ हवा होनी चाहिए पानी है वो इरिटेट कर रहा है, तो उससे खांसी होती है। और झाग वाला बलगम जैसे आपने अभी बताया। जो फेफड़ों में पानी भरने की हम बात कर रहे हैं, तो कितना पानी भर जाना ज्यादा खतरनाक कंसिडर किया जाता है? जो ज़्यादा हेल्दी एक्टिव है, जिसका लंग ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो उसको 2.5-3 लीटर पानी भी भर जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि कुछ हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि कई बार, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अपना हमारे किडनी के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जिनको पानी भर जाता है, कई बार हम उनको 3-3 दिन लगातार 3-3 लीटर का डायलिसिस कर देते हैं, 9-9 लीटर पानी निकालते हैं, तब जाके उनके लंग्स ठीक होते हैं। अगर जैसे पानी निकल गया, ट्रीटमेंट हो गया, तो उसके बाद क्या लाइफ टाइम वाटर रिस्ट्रिक्शन रहता है? तो पर आप मान के चलिए कि मोस्टली पेशेंट जो पल्मोनरी एडीमा, जो लंग्स के अंदर वाले पानी वाले आते हैं, जिनको हार्ट, लीवर, किडनी से होता है, तो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ दवाई उनको देते रहना पड़ता है, वरना ये बार बार आता रहेगा और बार बार फिर प्रॉब्लम करता रहेगा। ओके, तो कुछ 4-5 आप ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हाँ ये चीजें कर लीजिए तो फेफड़े सलामत रहेंगे और पानी नहीं भरेगा? जी, सबसे पहले तो आप अपना रेगुलर हेल्थ चेक कराते रहिए। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है, आपको रेगुलर कराना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों में ऐसी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन होना, क्योंकि वो हार्ट भी उनका जल्दी डैमेज होने का चांस है, हार्ट अटैक का, किडनी भी वीक होने का ज़्यादा चांस है, तो आपको तो 101% ईयरली चेक कराना चाहिए। कौन से टेस्ट कराएं? इसमें यूजुअली अगर आप देखें तो लिवर केएफटी, एलएफटी अगर कराएं तो उससे हम किडनी और लिवर का स्टेटस पता कर सकते हैं। एक पेट का अल्ट्रासाउंड लिवर की और किडनी को असेस करने के लिए इजी टेस्ट है। और एक हार्ट का इको या ईसीजी, आजकल टीएमटी जो होता है, कि हार्ट की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। तो अगर आप ये करा रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कब आप इस कंडीशन में आ सकते हैं कि आपको पल्मोनरी एडीमा का रिस्क बढ़ जाएगा। फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई कराना, लेकिन आपने सोचा है कभी इन फेफड़ों में अगर पानी भरने लगे तो क्या हो सकता है? क्या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है? फेफड़ों के काम करने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, या इससे भी कोई गंभीर बीमारी में ये तब्दील हो सकती है? फेफड़ों में पानी भरने की जो प्रॉब्लम है वो आजकल इसके केसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर फेफड़ों में पानी भर क्यों जाते हैं? इसके समय रहते हम संकेत क्या पहचान सकते हैं जो हमारी बॉडी देने की कोशिश कर रही होती है? और सबसे जरूरी चीज कि आखिरकार इसका इलाज क्या है? क्या लंग ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, या उससे पहले भी कुछ चीजें करके फेफड़ों को बचाया जा सकता है? तो अगर आप भी इस टॉपिक के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर निखिल कुमार मोदी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी, वो भी आसान और सरल भाषा में पहुंचा सके। सबसे पहले डॉक्टर, एक बार प्लीज हमारी जनता को आम भाषा में बता दीजिए कि फेफड़ों में पानी क्यों भरने लगता है, और अगर फेफड़ों में पानी भर रहा है तो इससे क्या लंग्स के काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वो कैसे अफेक्ट होती है? तो देखा, जब हम बात करते हैं कि फेफड़ों में पानी भर रहा है, तो वो दो तरीकों से है। एक होता है कि लंग्स के अंदर जब हम हवा लेते हैं तो हवा जो अंदर जाती है, तो छोटे छोटे सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई जिनको हम कहते हैं, जहाँ से हवा से ऑक्सीजन बॉडी में अरेंज हो ऑब्जॉर्ब होती है। उस जगह पे कई बार लंग्स के अंदर पानी भर जाता है। उसके कारण अलग होते हैं। जैसे अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, उसकी वजह से भी आ सकता है।
आपके हार्ट के फंक्शन ठीक नहीं है तो आपका सारा लंग्स का ब्लड जो होता है ऑक्सीजन लेके हार्ट में जाता है पहले, फिर हार्ट आगे पंप करता है। तो हार्ट पंप सही नहीं करेगा तो उसकी वजह से हो जाता है। आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, जो एक्स्ट्रा पानी यूरिन के रास्ते निकलना चाहिए वो नहीं हो रहा, उससे भी भर सकता है। ये हो गया एक तरह का पानी भरना। एक होता है जिसको हम कहते हैं छाती में पानी भर जाना। तो आपका जो लंग होता है और एक चेस्ट वॉल छाती जिसके अंदर लंग मूव कर रहा है, तो लंग्स और छाती के बीच में एक स्पेस होती है, उसके अंदर पानी भर जाता है। उस केस में लंग्स धीरे धीरे पानी की वजह से, क्योंकि चेस्ट तो बाहर जा नहीं सकती, तो लंग दबने लग जाता है। तो लंग दबता चला जाता है जब तक पानी बढ़ता चला जाता है। इसमें भी प्रोटीन की कमी से, लिवर फेलियर से, किडनी फेलियर से और हार्ट फेलियर, इन सब चीज़ों के अलावा किसी इन्फेक्शन से भी पानी भर जाता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन और कैंसर की वजह से पानी चेस्ट में आना वो ज़्यादा देखा जाता है, और बाकी लंग्स के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया वो, तो दोनों वे से जो पानी भरता है वो लंग्स में ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम कर देता है, जिससे पेशेंट को सांस फूलने लगती है। ऑक्सीजन की आपने बात की, तो फेफड़ों का एक काम तो होता है हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अगर उसमें पानी भरने लगे तो क्या ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है शरीर में? जी, डिपेंड करता है। अगर ये कोई ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे आपका हार्ट है धीरे धीरे पंप नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे करके पानी होगा। तो पहले आपको बैठे हुए शायद कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप जब चलेंगे, जब आपके लंग्स को एक्स्ट्रा काम करना है, थोड़ा बहुत पानी होने के कारण वो नहीं कर पाएगा, तो चलने में आप थकेंगे। फिर जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आपको बैठे बैठे भी सांस फूलेगा। हालांकि उस टाइम भी ऑक्सीजन चेक करेंगे तो नॉर्मल दिख सकती है, पर धीरे धीरे जब उसका लेवल इतना बढ़ जाएगा पानी का, तब आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप करने लग जाएगी। और कई बार इतना भी हम देखते हैं कि पानी इतना ज़्यादा हो चुका होता है, पेशेंट को महसूस ही नहीं होता कि उसको अंदर दिक्कत चल रही है, और जब फाइनली ऑक्सीजन गिरती है तब उसको लगता है कि हाँ, मुझे अंदर कोई दिक्कत है। ठीक है। हम अगर कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं तो एक आध दो सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं, खास करके उनके जो बलगम है उसका कलर गुलाबी हो जाता है और झाग वाला हो जाता है। तो अगर गुलाबी झाग वाला बलगम आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि फेफड़ों में पानी भर चुका है। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, लंग्स के अंदर पानी भरना। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो लंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स के अंदर जो सैक्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो उसके अंदर जो लेयर होती है उसके ऊपर एक सर्फेक्टेंट, एक प्रोटीन होता है जो पानी को झाग में कन्वर्ट करता है, और उसमें एयर भी मिक्स होती है, उसकी वजह से भी झाग वाली वो फील देता है। और कुछ कुछ क्योंकि कंजेशन आने के कारण कुछ कुछ छोटी मोटी नसें फटने से वो उसमें जो रेडनेस ऐड हो जाती है, तो वो पिंक कलर का, पिंक फ्रॉथी या गुलाबी झाग वाला स्पूटम आता है। पर वो जो आता है वो लंग्स के अंदर वाले पानी से आता है। जब लंग्स के बाहर होगा तो उससे दबाव से आपको सूखी खांसी आएगी, बलगम कुछ नहीं आएगा। ठीक है। ऐसे में इसके अलावा कुछ और ऐसे बॉडी सिग्नल्स जो हम पहचान सकते हैं, या आप बताना चाहेंगे कि हाँ, ये दिख रहा है मतलब फेफड़ों में पानी भर रहा है? जी, तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि आपको सांस फूलने की दिक्कत होगी। कम पानी होगा तो चलने फिरने में सांस फूलेगा, अगर ज़्यादा भर जाएगा तो बैठे हुए होगा। एक चीज़ हम नोट करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया, मतलब सीधा लेटने में सांस की दिक्कत अचानक से बढ़ना। सीधा लेटने में? उसमें क्या होता है कि जब हम बैठे हुए हैं तो ग्रेविटी डिपेंडेंट पानी नीचे चला जाता है, तो ऊपर का लंग्स ड्राई रहता है, उससे आपको सांस नहीं फूलता। आप जैसे लेटते हैं वो पानी फैल जाता है, तो वो जो ऊपर ड्राई लंग्स होते हैं उसमें भी पानी आने से अचानक से सांस की दिक्कत होती है। तो लेटने में एकदम पेशेंट कहेगा कि थोड़ी देर मैं लेटता हूँ, उसके बाद मेरे को सांस की एकदम दिक्कत होती है, मेरे को उठ के बैठना पड़ता है। तो ये हो जाता है। इसके अलावा खांसी होना, क्योंकि लंग्स में जहाँ हवा होनी चाहिए पानी है वो इरिटेट कर रहा है, तो उससे खांसी होती है। और झाग वाला बलगम जैसे आपने अभी बताया, जब लंग्स के बाहर पानी होगा तो दबाव से सूखी खांसी आएगी। कई लोगों में इसके अलावा जो छाती में पानी भरता है तो उससे छाती में दबाव के कारण उनको चेस्ट में पेन होने लगता है। वो लंबा सांस खींचेंगे, खांसी करेंगे, पेन बढ़ेगा। ऐसे जो खासकर जो हम इन्फेक्शन वाले उसमें देखते हैं केसेस में। तो चेस्ट पेन, कॉफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये 3 सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हम किसी भी फॉर्म ऑफ पानी की वजह से लंग्स में हम देखते हैं। आपने जो संकेत बताए ये बहुत सारे दूसरी बीमारियों से भी थोड़े मिलते जुलते हैं, खास करके फेफड़ों की जो अलग अलग बीमारियां हैं, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, सीओपीडी हो, उसमें भी मोर और लेस इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। हम कैसे क्लासिफाई करके समझे कि हाँ, ये फेफड़ों में ही पानी भरने वाले सिम्टम्स है? जब फेफड़ों में जैसे हम कहते हैं कि अंदर पानी भरा तो झाग वाला स्पूटम आएगा। अगर ये अस्थमा या सीओपीडी का पेशेंट होगा उसको गाढ़ा चिपका हुआ बलगम आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो फ्रॉथी और पिंक गुलाबी नेचर है वो यूजुअली हम अस्थमा सीओपीडी वाले पेशेंट में नहीं देखते हैं।
और उसके अलावा अस्थमा सीओपीडी में सांस लेने में सांस में कई बार साए साए सीटी जैसी आवाज़ आती है, क्योंकि सांस की नली में सूजन से दबाव होता है, वो इसमें कॉमनली नहीं दिखता है। ओके। तो इन सिम्टम्स से हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी जब हम एक्सरे या और टेस्ट करते हैं उसमें वो क्लियर हो जाता है कि वो पानी भरा हुआ उसकी वजह से है, वो निमोनिया है उसकी वजह से है, या अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो अस्थमा सीओपीडी में देखा जाता है। कोई ऐसे टेस्ट भी है पहचानने के लिए, जैसे कुछ एक आध दो टेस्ट मैंने जो सुने हैं फूंक मारने वाले होते हैं, जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी का पता चल जाता है। सोशल मीडिया पे भी एक टेस्ट आता है, एक कुछ सेकंड के लिए वो लोग बोलेंगे कि एक लाइन जैसे चलेगी और इतने देर के लिए आपको अपनी सांस होल्ड करके रखनी है, जिससे पता चलेगा कि आपके जो फेफड़े हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हमें जो प्रॉब्लम हम जो डिस्कस कर रहे हैं फेफड़ों की, पानी भरने वाली प्रॉब्लम, जी, उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट है? जो फूक मार के पीएफटी का टेस्ट होता है, वो लंग की अगर कैपेसिटी या तो श्रिंक कर गया है, जैसे लंग फाइब्रोसिस में देखते हैं हम, ठीक है। या सांस की नली में दबाव है, उस टाइप की बीमारी के लिए यूजफुल होता है। और वो पानी और उसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकता। ठीक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं, या तो पहले एक्सरे में दिख जाता है हमें पानी, या कई बार हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है। कई बार हम सस्पेक्ट करते हैं जब पानी है तो हमें साथ में हार्ट का चेकअप करना पड़ता है, इको करना पड़ सकता है। लीवर और किडनी के फेल होने से अगर वो है तो वो करना पड़ सकता है, तो उससे पता लगता है वो पानी वाली चीज़ है। पीएफटी का टेस्ट इसमें काम नहीं आता। बाकी जो ये ऑनलाइन वाले टेस्ट होते हैं, इसको मैं कहना चाहूँगा कि आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। ये आपकी लंग कैपेसिटी नहीं बता सकते, क्योंकि एक इंसान जो हर रोज़ एथलीट है, हर रोज़ स्विमिंग करता है, जो करता है, उसकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो वो तो 1 मिनट भी रोक सकता है। अगर आप नहीं करते ये चीज़ तो आप 10-15 सेकंड में साँस छोड़ देंगे। बट आपकी लंग कमज़ोर नहीं है, ये आपकी कैपेसिटी आप एक्सरसाइज कम करने की वजह से डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत ही एक मिसनोमर मैं कहूँगा कि इस पे हम रिलाय ना करें, और इन एनी केस जो अभी हम बीमारी डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसका कोई रोल आता है नहीं भी है। नहीं। अगर जैसे हमें अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ानी भी हो, जनरल में भी, तो क्या हम अपने एक्सरसाइज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, या एक्सरसाइज को अगर एग्रेसिव करते हैं तो हमारे फेफड़े और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं? देखिए, बिल्कुल होते हैं। हर एक्सरसाइज के साथ आप ब्रीदिंग ज़्यादा करते करते हैं, हो, हाँ। तो आपकी जितना ब्रेथ होगा, एक तो वो क्लींजिंग भी होती रहेगी, और लंग जो है उसको आदत बनी रहेगी एक्टिव रहने की। साथ ही साथ अब जब हम देखते हैं कि अगर आप सिर्फ बैठे हुए हैं, तो आपको यूज़ ही नहीं करना पड़ रहा, तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि लंग, क्योंकि अगर आप 50% भी लंग काम कर रहा है, तो आप उससे बैठे हुए थोड़ा-थोड़ा चलने में काम चला सकते हैं। तो बाकी जो लंग यूज़ नहीं हो रहा, वो यूज़ुअली साइलेंट सा हो जाता है। और जब आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो हमेशा एक्टिव रहने की वजह से थोड़ा एक्सरसाइज कैपेसिटी के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है। बाकी अगर हम देखें, कुछ स्पेसिफिक लंग की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे एक स्पायरोमीटर होता है जिसमें हम खींच के बॉल्स उठाते हैं, अच्छा। जिससे लंग्स की एक्सरसाइज होती है। आप थोड़ी योगा में चले जाएँ, अनुलोम-विलोम ऐसी चीज़ें करते हैं, वो करते हैं। एक शंख बजाना जैसे हम देखा करते हैं, तो उसमें भी जब आप प्रेशर लगाते हैं तो एक तरह से वो वाइब्रेशंस आपके लंग में जाती है, तो लंग्स की म्यूकस को क्लीन करने में भी हेल्प करती है। ग्रेट, ठीक है। आपने जैसे डॉक्टर बोला है कि हम लोग जब पल्मोनरी एडिमा को देखते हैं तो उसको और भी बीमारियों से रिलेट करके देखते हैं। अगर फेफड़ों में पानी भर रहा है तो क्या इसका कनेक्शन हार्ट, लिवर, किडनी इन सब ऑर्गन से भी है? जब हम पल्मोनरी एडिमा मतलब लंग्स के अंदर पानी होना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ जो होती है डायरेक्टली लंग्स से ना रिलेट होके इन ऑर्गन से ज़्यादा रिलेटेड होती है। अच्छा, ओके। हार्ट की कमज़ोरी, लिवर की कमज़ोरी, किडनी की कमज़ोरी में सबसे ज़्यादा ये आता है। आपकी बॉडी में प्रोटीन लेवल्स लो हैं, न्यूट्रिशन कम है, उसकी वजह से भी आता है। कईयों को पेशेंट को हम एनीमिया, जिनको बहुत लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से भी हार्ट जब एक्स्ट्रा पंप करने लगता है, उससे भी पानी लंग्स में आ सकता है। तो एक्चुअली पल्मोनरी एडिमा लंग्स के ज़्यादा बाकी चीज़ों में ज़्यादा देखा जाता है। एक कंडीशन होती है पल्मोनरी एडिमा में, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, जिसमें हम अचानक से बहुत हाइट पे चले जाएँ, तो वहाँ पे एकदम प्रेशर चेंज की वजह से लंग्स के अंदर पानी लीक कर जाता है। ठीक है। तो वो प्रेशर रिलेटेड होता है। बाकी जो चेस्ट में पानी होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लंग वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़्यादा देखे जाते हैं। आपने जो ये हाई एल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम बताई, तो जो लोग जैसे पहाड़ों वगैरह में घूमने जाते हैं तो कई बार होता है ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी जी, कि यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अलग है, हम बिल्कुल। अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर हमें थोड़ी सी सांस फूलने लगती है। जी, तो ऐसा है कि जिनके फेफड़ों में पानी भरने की टेंडेंसी रहती है उनकी सांस ज्यादा फूलेगी और वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जिन लोगों को ऑलरेडी पल्मोनरी एडिमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को कम हाइट पे जाके भी ये प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट आ हो सकती सकती है। है।
अदरवाइज मोस्टली लोगों को बहुत अचानक से ज़्यादा हाइट पे चले जाएं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो लद्दाख में जो लोग अचानक से ज़्यादा क्लाइंब कर जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम उनको हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा होने की प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा होती है, सडन तुरंत। सडन हो जाती है ओके। बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं जो पहले से लिए जाते हैं, और हम्म, हमेशा बोला जाता है कि आप हॉल्ट करते हुए जाएं, धीरे धीरे। कुछ घंटे एक लेवल पे जाके आप बिताएं, आपकी बॉडी अडेप्ट होगी, फिर नेक्स्ट क्लाइंब लें। तो कभी भी अचानक से बहुत हाई अल्टीट्यूड पे जाना सेफ नहीं होता। नहीं है। ओके। ऐसे में डॉक्टर, जैसे आपने ये सारी चीजें हमें बताई, अगर किसी को फेफड़ों में पानी भरने की टेंडेंसी है, बन रही है, तो क्या ये एक क्रॉनिक डिजीज है, धीरे धीरे होती है, या जैसे आपने कहा कि अगर एकदम से हाई एल्टीट्यूड पे ऊंची जगह या पहाड़ों में चले गए तो अचानक से हो सकती है, तो ये भी होता है क्या? हाई ऑल्टीट्यूड तो अक्यूट प्रॉब्लम ही है। आप जैसे ही पेशेंट को नीचे ले आते हैं, पेशेंट इम्प्रूव होने लग जाता है, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट भी आ ओके। जाता है। और बाकी जो क्रॉनिक है, मोस्टली लोगों में पल्मोनरी एडिमा क्रॉनिक है, क्योंकि एक बार किसी का हार्ट वीक हो गया तो अगर हम उसको फ्लूइड का बैलेंस ठीक नहीं रखेंगे, उसको बार बार हो सकता है। जिसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो आगे भी उसका भी फ्लूइड का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर आ जाएगा। लिवर वीक है तो आ जाएगा। जो एनीमिया रिलेटेड या प्रोटीन रिलेटेड है, वो आप करेक्ट कर देंगे तो वो चीज़ें संभल जाएंगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम का ही रूप ले लेती है, जो बार बार आ सकती है। ठीक है। अगर जैसे किसी को अचानक से इस तरीके की दिक्कत हो रही है, उनको कभी फेफड़ों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं हुई, पहाड़ों में गए या कोई और ऊंची जगह पर गए, लेट्स सपोज हेलीकॉप्टर पे चले गए, प्लेन में चले गए, बंजी जंपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आजकल शौक होता है इस तरह की जी। चीजें करने का, और वहां उनके साथ ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो सबसे पहले तो अटैक के क्या सिम्टम्स पहचाने, और तुरंत वहां पर एसओएस के तौर पर क्या किया जा सकता है? तो यूजुअली तो जो बंजी जंपिंग वगैरह होती हैं, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे आप देखेंगे होती ही नहीं नहीं है, है। हाँ। तो वो इतना हाइट से इतना नहीं होता, वो ऑलमोस्ट हम 14-15 हज़ार फीट हाइट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स यूजुअली आती हैं। मोस्टली पहाड़ों पर जो मोस्टली होती पहाड़ों है। के ऊपर, जो हाई पहाड़ होते हैं। तो वहाँ पे यूजुअली अगर आप देखेंगे, हमेशा बैकअप ऑक्सीजन कहीं न कहीं सोर्स ज़रूर होते होता हैं। है, हाँ। कई पेशेंटों को तो हम ऑलरेडी बोलते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन का एक स्मॉल सिलेंडर साथ में कैरी करिए। सबसे पहले तो पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी है, और इमीडिएटली आपको अरेंजमेंट करना है कि पेशेंट को लो एल्टीट्यूड पे लेके आना है। तुरंत। जैसे ही आप नीचे आना शुरू करेंगे, बॉडी अपने आप ही रिफ्लेक्सली इस पानी को एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, और ऑक्सीजन और ये हमें इतना टाइम दे देगा कि हम प्रॉपर मेडिकल हेल्प तक पहुंच जाएं, और बाकी इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता और उस दौरान कई सारे लोगों को लगता है कि चक्कर खा के गिर गया है। इंसान, जी, या कम सांस आ रही है, तो कई सारे लोग पानी पिलाने लगते हैं या जी, कुछ खिलाने पिलाने लगते हैं, जी। तो ये गलती हो सकती है। देखिए, जो सांस अगर फूल रही है, तो उस टाइम तो पेशेंट इतना तेज सांस ले रहा है कि अगर आप उसको कोशिश भी करेंगे तो वो पानी पी ही पी नहीं ही नहीं पाएगा। पाएगा। तो उस टाइम पे सबसे पहला सपोर्ट ऑक्सीजन सपोर्ट देने का होता है। आप जैसे ही देंगे, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा, पेशेंट का चक्कर भी खत्म हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। चक्कर आने का कारण ये भी होता है कि जो इतना ऊपर जाके प्रेशर लेवल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम होता है, तो एकदम से ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी कभी-कभी कट ऑफ हो जाती है। तो बिठा दें, पेशेंट को लिटा दें, थोड़ा रेस्ट दें, मूवमेंट कम से कम कराएं। ठीक है। तो उतना करने से आपको टाइम मिल जाएगा कि आप पेशेंट को इमरजेंसी केयर तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सके। तो वो कौन से लोग हैं डॉक्टर जो कि रिस्क पर होते हैं कि इनमें फेफड़ों में पानी भरने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पीछे कारण क्या है, और हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं अगर हमें पता चल गया है कि हाँ, हम इस ग्रुप ऑफ कैटेगरी वाले में हैं या हम रिस्क पर हैं, तो इसको जी, सही कैसे करें? मोस्टली ये प्रॉब्लम हम देखते हैं विद एज बढ़ती है। पल्मोनरी एडीमा और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है जो एल्डरली एज ग्रुप होता है, 50, 55, 60 के बाद। क्योंकि इस एज तक जिन लोगों के मोस्टली या तो हार्ट की प्रॉब्लम आ गई होती है, या आजकल शुगर की वजह से किडनी वीक होने लग जाती है, लिवर कहीं ना कहीं कमज़ोर इन लोगों में ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि हार्ट की रीमॉडलिंग होनी शुरू हो जाती है, चाहे आपको हार्ट अटैक ना भी आया हो, पर हार्ट कई बार इतना स्टिफ हो चुका होता है कि वो रिलैक्स प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी कई बार हम लंग्स में पानी लीक देखते हैं। तो ज़्यादातर एल्डरली एज ग्रुप होता है, बट अगर किसी को किडनी लिवर की प्रॉब्लम यंग एज में भी होगी, तो उनको भी ये पल्मोनरी एडीमा की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हो है। सकती है। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे हम इन्फेक्शन देखते हैं, पानी किसी को निमोनिया के बाद भी आ सकता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है उससे भी आ सकता है, किसी को कैंसर हुआ लंग में, या कहीं से फैला हुआ कैंसर लंग्स तक पहुंचा, उसकी वजह से भी पानी भर सकता है।
तो ये तो जिसको जिस एज में होगा तो उस एज में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ज्यादातर सॉल्ट इंटेक रखते हैं, ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, उनमें भी चांसेस होते देखिए, हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हम्म, ठीक है, आपको किडनी लिवर ठीक है, तो आप अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट भी ले रहे हैं तो किडनी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी में सेंस करके उसको निकाल देती है। हम्म, तो उन लोगों में एक्स्ट्रा सॉल्ट से प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं हाँ, पर अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, आपको हार्ट वीक है, आप नमक का सेवन करेंगे तो वो नहीं लोड ले सकता। हम्म, आपका बीपी भी शूट होगा, आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। किडनी काम नहीं कर रही, वो सोडियम निकाल ही नहीं पा रही, वो एक्स्ट्रा इकट्ठा होगा तो वो कहीं ना कहीं लीक करेगा ही करेगा। हम्म, उन लोगों में प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ज्यादा आ सकती है। ऐसे में हम उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अभी से हम अपने जीवन शैली में क्या बदलें कि हमें आगे चल के फेफड़ों में पानी भरने की दिक्कत जिन ना लोगों हो। को पल्मोनरी एडीमा की प्रॉब्लम इन सब की वजह से होती है, फ्लूइड एक्स्ट्रा की वजह से, तो हम हमेशा यही बोल रहे हैं कि फ्लूइड एक्स्ट्रा है, हम्म, तो हम उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे डाल देते हैं। ओके, कि आप नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि ज़्यादा पानी पियो, बॉडी साफ होती रहेगी, टॉक्सिन निकलते रहेंगे, 2.5-3 लीटर पानी पीना चाहिए। पर इन लोगों में शायद 1.25 या 1.5 लीटर से ज़्यादा लिक्विड इंटेक की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ पानी नहीं, अच्छा, आप चाय भी पी रहे हैं, आप दूध भी पी रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला के टोटल इंटेक लिक्विड का 1.5 लीटर से शायद ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म, तो ये कई बार होता है। कईयों में वो हर पेशेंट के लिए अलग है। कईयों को 1.5 लीटर, कईयों को हम शुरू में सिर्फ 800 से 1000 ml तक पानी लिक्विड अलाउ करते हैं, बस। अगर इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो गया। और फिर जैसे-जैसे सेटल होता जाता है तो हम्म, धीरे-धीरे मात्रा इसकी बढ़ा सकते बढ़ा हैं। सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी कैसे ले रही है, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ खाने की भी चीजें हैं जो कि सपोर्ट करती हैं अगर फेफड़ों में पानी भर गया तो उसके हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने में। हीलिंग प्रोसेस अगर हम देखें तो पानी को हमें निकालना है वहाँ से, तो जो चीज़ें उसको पानी को बाहर वेसल्स की तरफ खींचेंगी, वो फ़ायदा करेंगी। जैसे। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे हम यूरिन के रास्ते एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं। प्रोटीन रिच चीज़ें जो होती हैं, तो प्रोटीन जो होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन लेवल्स बिल्डअप होते हैं तो वो सक करते हैं पानी को बाहर। हम्म, तो इन सब चीज़ों से हम करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नमक कम करना है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो पानी की मात्रा को बढ़ा सकता है, बॉडी में रिटेन कराता है एक्स्ट्रा फ्लूइड, और इन सब चीज़ों से हम इनको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। इलाज क्या होता है अगर पता चल गया कि हाँ लक्षण है, दिखाई दे रहा है, डॉक्टर ने कह दिया, तो फिर अब ट्रीटमेंट क्या पल्मोनरी है? एडीमा है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हल्की-फुल्की सांस के लिए तो मरीज़ डॉक्टर तक पहुँचता ही नहीं। हाँ, वो खुद जब ही। तक वो पहुँचता है तब तक वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि कई बार हमें इमरजेंसी एडमिशन करना पड़ता है। ओके। कई बार पेशेंट आईसीयू तक भी पहुँच जाता है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम उनको दवाई देके, या तो यूरिन के रास्ते निकले, हम्म, अगर आपकी किडनी ही नहीं काम करी तो यूरिन बनेगा ही नहीं। हम्म, फिर कई बार डायलिसिस वाला नौबत आ जाती है कि डायलिसिस के थ्रू पानी निकाला जाए। कई लोगों को फिर जो है कि हार्ट वीक है, तो हार्ट की पंपिंग को सपोर्ट देने के लिए, ताकि जो उसकी वजह से पानी भर रहा है तो वो देना होता है। तो कारण से कारण वेरी करेगा। हम्म, जो पानी चेस्ट में भरेगा, लंग्स के बाहर भरेगा, अगर वो इन्फेक्शन से है, तो जैसे ही आप निमोनिया की दवाई शुरू करेंगे, जैसे ही आप टीबी की दवाई शुरू करेंगे, आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में पानी अपने आप ही बॉडी निकल जाएगा। निकाल देती है ओके। उसको। तो उससे आप डिपेंडिंग ऑन कॉज़, तो पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है हम्म, कॉज़, आपको टेस्ट रन करने हैं कि किस कारण से है, और जैसे ही उसको आप शुरू करेंगे, ये रिकवर कर जाता है। अगर ज्यादा पानी फेफड़ों में हो गया तो क्या उससे ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है? ज़्यादा पानी अगर और लंग्स में अगर आ गया तो आपका ऑक्सीजन इतना ड्रॉप कर जाता है, कई बार पेशेंट वेंटिलेटर पे भी पहुंच जाता है, अच्छा। और जान का खतरा भी हो जाता है कि पेशेंट इमरजेंसी तक हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाए। तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको खांसी में थोड़ा भी झाग वाला बलगम आ रहा है, और सिम्टम थोड़े लंबे परसिस्ट कर रहे हैं, इट्स बेटर आप टाइम से डॉक्टर के पास चले जाएं, वरना आप इमरजेंसी में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, वो भी कहना कई बार मुश्किल मुश्किल होता होता है। है। जो फेफड़ों में पानी भरने की हम बात कर रहे हैं, तो कितना पानी भर जाना ज़्यादा खतरनाक कंसिडर किया जाता है? कि इस लिमिट से ज़्यादा भर चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, या एक लिमिट जिससे आपने जैसे कहा कि कुछ दवाइयों के ज़रिए भी निकल जाता है, जी, तो वो कौन-सी लिमिट होती है? देखिए, लिमिट हर बॉडी की अलग है। जैसे हम कहते हैं कि हर बॉडी की लंग कैपेसिटी अलग है। जो ज़्यादा हेल्दी एक्टिव है, जिसका लंग ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो उसको 2.5-3 लीटर पानी भी भर जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा नहीं कि कुछ लगेगा। हो रहा है। एक इसमें हम देखते हैं कि कई बार, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे किडनी के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हुँ, जिनको पानी भर जाता है, कई बार हम उनको 3-3 दिन लगातार 3-3 लीटर का डायलिसिस कर देते हैं, 9-9 लीटर पानी निकालते हैं, तब जाके उनके लंग्स ठीक होते हैं। इतना पानी भरा कई जाता है? पेशेंट होते हैं कि जिनको 1 डेढ़ लीटर पानी निकाला जाता है, वो उसी में ठीक हो जाते हैं। हुँ,
तो बॉडी का बैलेंस होता है, आप पानी निकाल रहे हो पर बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो पहले लंग्स में नहीं जा रहा था, वो और भेजना शुरू कर देती है। तो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो कई बार 8-9 लीटर पानी भी एक्स्ट्रा हो सकता है बॉडी में, कई बार 500-600 ml, कई पेशेंट को 2.5-3 लीटर से भी सांस नहीं फूल रहा होगा, कईयों को 700-800 ml पानी भरा हुआ होगा, उससे भी सांस फूल रहा होगा, तो वेरी कर सकता है ये। इसमें फिर दवाइयों का रोल कब आता है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो यूरिन के ज़रिए फ्लूइड को निकाल देते जी। हैं। तो कितना मैक्सिमम फ्लूइड जो है वो दवाइयों के ज़रिए निकल सकता है और उसका कोर्स क्या होता है? अगर आपकी किडनी ठीक काम कर रही है, तो दवाइयों के ज़रिए बहुत पानी निकल सकता है। हुँ, हार्ट वाले पेशेंटों में, लिवर वालों में यूजुअली तो हम इसी रास्ते से पानी निकालते हैं। ठीक है। जहाँ पे किडनी काम नहीं कर रही, यूरिन बनेगा ही नहीं, वहाँ पे हमें मजबूरी हो जाती है डायलिसिस करने डायलिसिस की। का। जो पानी चेस्ट में भरता है, हुँ, उसमें कई बार हमें यहाँ से एक नीडल डाल के एस्पिरेट करना पड़ता है, खींचना पड़ता है पानी, जो हार्ट लंग्स के आस-पास का पानी है। तो ओके। हम कई बार 2.5-2.5 3-3 लीटर भी निकालते हैं। कई बार होता है कि एक बार बस नीडल डाल के पानी निकाला, हो गया हो गया। खत्म। हुँ। कई बार वहाँ पे ट्यूब डाल के छोड़ना पड़ता है हुँ, हुँ। कि वो 2-3 दिन तक ट्यूब लगी रहे, धीरे-धीरे करके पानी निकलता रहे, ठीक जिनमें है। पानी बन ही इतना ज़्यादा रहा है। तो हुँ, वेरी कर सकता है। ठीक है। अगर जैसे पानी निकल गया, ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद क्या लाइफ टाइम वाटर रिस्ट्रिक्शन रहता है? मोस्टली शुरू में तो रहेगा, हुँ, पर आपके कुछ रिकवरेबल फैक्टर्स हैं, हुँ, जिसकी वजह से पानी भरा है, तो फिर कुछ टाइम बाद आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म भी हो सकती है। तो पर आप मान के चलिए कि मोस्टली पेशेंट जो पल्मोनरी एडीमा, जो लंग्स के अंदर वाले पानी वाले आते हैं, जिनको हार्ट, लिवर, किडनी से होता है, हुँ, हुँ। तो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ दवाई उनको देते रहना पड़ता है, वरना ये बार-बार आता रहेगा और बार-बार फिर प्रॉब्लम करता रहेगा। ओके। तो अगर जैसे एक बार किसी को फेफड़ों में पानी भरने की दिक्कत हो गई, तो ऐसा है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती, बार-बार होते रहेगी? पल्मोनरी एडीमा मोस्टली बार-बार आता है। हुँ, जो लंग्स के आस-पास वाला पानी, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, वो अगर आप कॉज़ को ठीक कर देंगे, फिर वो वापस नहीं नहीं आता है। आता यूजुअली। तो प्लूरल एफ्यूजन और पल्मोनरी एडिमा इन दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा-सा उसको भी पल्मोनरी एक्सप्लेन एडीमा करें। जैसे मैंने कहा, हाँ। लंग्स के अंदर पानी भरा है। प्लूरल एफ्यूजन जो कैविटी है अराउंड द लंग, हुँ। उसमें पानी भरना। तो दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन-सा होता है फिर? डेंजरस तो दोनों ही हो सकते हैं, हुँ, पर पल्मोनरी एडीमा यूजुअली सिम्पटम जल्दी लाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर भरा हुआ है। हुँ। प्लूरल एफ्यूजन धीरे-धीरे बढ़ती है और वो यूजुअली हमें टाइम दे देती है कि हम पेशेंट को मैनेज टाइमली कर पाते हैं। तो क्योंकि दोनों का उसको इलाज पेन हाँ। होना, हुँ, वो सब होने सिम्पटम जल्दी आ जाते हैं, तो वो हुँ। उसके चक्कर में वो पहले आ जाता है, पकड़ के हम उसको निकाल देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो दोनों का इलाज फिर सेम ही तरीके से होता है पानी नहीं, निकालने से? उनको तो यूरिन के रास्ते निकालना है, हाँ। इनको तो हमें निकाल के उस जो पानी को हम टेस्ट करते हैं कि ये पानी प्लूरल कैविटी में भरा क्यों? हाँ। उसको देख के कि उसमें इन्फेक्शन था तो इन्फेक्शन का ट्रीट करो, कैंसर है तो कैंसर को ट्रीट करो, हुँ। उससे वो ठीक होता है फिर। तो ये जो प्लूरल एफ्यूजन है, इसमें आपने 2 चीज़ें कही, इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उस पानी का टेस्ट करके कैसे पता लगाया जा सकता है और क्या है उस टेस्ट का नाम? प्लूरल फ्यूजन के जब हम सैंपल निकालते हैं तो उसमें मल्टीपल टेस्ट करते हैं। ओके। हम उसमें देखते हैं प्रोटीन लेवल कितना है। हुँ, अगर प्रोटीन लेवल लो है तो हार्ट, किडनी, लिवर की वजह से भी हो सकती है वो। प्रोटीन लेवल हाई है तो उसमें इन्फेक्शन सेल्स देखते हैं। उसमें बैक्टीरिया का कल्चर देखते हैं कि कौन-सा बैक्टीरिया आ रहा है। कुछ एक साइटोलॉजी सेल्स देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें सेल्स तो नहीं, कैंसर के सेल्स तो नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके पता लगता है कि वो उस किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, इन्फेक्शन नॉर्मल में, टीबी में या कैंसर में। कैंसर। और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट फिर डिसाइड होता है। इन ट्रीटमेंट्स के बाद डॉक्टर फिर क्या कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जो लाइफ टाइम फॉलो करने होते हैं? मेन तो जैसे मैंने बताया, पल्मोनरी एडीमा में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रहता है। हुँ, हाई प्रोटीन डाइट, हम चाहे इन्फेक्शन वाला हो, उसमें भी क्योंकि प्रोटीन लॉस बहुत होता है, हुँ, कैंसर वालों में भी बहुत होता है, और प्रोटीन की कमी से जो पल्मोनरी एडीमा है वो भी ज़्यादा आता है। हाँ, तो हाई प्रोटीन डाइट यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं। ओके। बट थोड़ा-सा अगर जैसे लिवर और किडनी के केसेस में हुँ, डाइट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड रखनी होती है। जैसे फैटी फूड लिवर वालों में अवॉइड करना अवॉइड है। करना है, हाँ। किडनी वालों में यूरिया ऑलरेडी बड़ा होता है, तो प्रोटीन भी बहुत लिमिटेड हुँ, रिस्ट्रिक्टेड वे में दे सकते हैं। तो बड़ा मॉडिफाइड प्लान उसमें चलाना होता है, और स्पेसिफिक डाइट फॉर्मुलेट करनी पड़ती है हर पेशेंट के हिसाब से। हिसाब से फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एक कॉमन चीज़ है जो हम हर सेम रहता पल्मोनरी है। में, सॉल्ट इंटेक भी सॉल्ट इनटेक भी कम ही रखते हैं। कम ही रखता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लंग्स को हेल्दी रखें सो दैट इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो कुछ 4-5 आप ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हाँ, ये चीज़ें कर लीजिए तो फेफड़े सलामत रहेंगे और पानी नहीं भरेगा? जी, सबसे पहले तो आप अपना रेगुलर हेल्थ चेक कराते रहिए। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है, हुँ, हुँ, आपको रेगुलर कराना हुँ, चाहिए।
जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों में ऐसी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन होना, क्योंकि वो हार्ट भी उनका जल्दी डैमेज होने का चांस है, हार्ट अटैक का, किडनी भी वीक होने का ज़्यादा चांस है। तो आपको तो 101% ईयरली चेक कराना चाहिए। कौन से टेस्ट कराएं? इसमें यूजुअली अगर आप देखें तो लिवर KFT LFT अगर कराएं तो उससे हम किडनी और लीवर का स्टेटस पता कर सकते हैं। एक पेट का अल्ट्रासाउंड लिवर की और किडनी को असेस करने के लिए इजी टेस्ट है। और एक हार्ट का इको या ECG, आजकल TMT जो होता है कि हार्ट की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। तो अगर आप ये करा रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कब आप इस कंडीशन में आ सकते हैं कि आपको पल्मोनरी एडीमा का रिस्क बढ़ जाएगा। बाकी जो लंग्स के आसपास का पानी है, वो जैसे मैंने बताया कि वो तो इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, डेली एक एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर रहे हैं, अपनी बीमारियों को चेक में रख रहे हैं, तो आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस कम हो जाएगा, तो ये पानी नहीं भरेगा। और जब हम हेल्थ चेक कराते हैं तो हमें कैंसर या ऐसी बीमारियां भी अर्ली स्टेज में पकड़ने में ज़्यादा आसानी होती है। तो हम उस कंडीशन तक नहीं पहुंचते कि लंग्स के आसपास इतना पानी भरे। तो टाइमली अच्छी एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशियस डाइट और रेगुलर अपना हेल्थ चेक, स्पेशली दोज जिन लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारी है, शुगर, हार्ट और उसकी, तो ये 3-4 चीजें करके हम अपने आप को इन सब बीमारियों से सेफ रख सकते हैं। परफेक्ट है। हम कुछ ऐसे वार्निंग सिग्नल्स पहचान सकते हैं कि हाँ शायद ये फेफड़ों में पानी भरने का इशारा है, तो समय रहते हम पहचान लें। शुरू में भारी काम करने, सीढ़ी चढ़ने में या तेज चलने में अगर आपको सांस फूलना शुरू हो रहा है, खांसी ऐसी है जो एक्सप्लेन नहीं आप कर पा रहे कि किस कारण से हो रही है, चेस्ट में अगर आपको पेन होता है, खासकर लंबा सांस खींचते हुए, खांसते हुए, और सीधा लेटने पे जैसे मैंने बताया अगर आपको लगता है कि एकदम सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, तो ये सारे वार्निंग साइंस हो सकते हैं कि आप पहले ही चेक कर लीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी कि आपको इमरजेंसी में पहुंचना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और जो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस बताए उसको सही कर लेते हैं, तो बहुत हद तक इन बीमारियों से हम खुद को बचा करके रख सकते हैं। परफेक्ट। आई थिंक इस सेशन में हमने इस प्रॉब्लम के बारे में, इस टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छी खासी डिटेल बातचीत की है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन बहुत मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना समय देने के लिए और इस टॉपिक पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। माय प्लेजर, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे आप शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो उसके सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। हम वो भी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो आपके उसी टॉपिक्स पर हो। तब तक के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।